इंडिया के बाद जो 2 और टीम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक इंग्लैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और दोनों ही टीम लास्ट 4 ओडीआई मैच हार के आया है। ऑस्ट्रेलिया 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट हारा है, 2 श्रीलंका में अभी-अभी हारा है। इंग्लैंड 1 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अब और 3 मैच अभी इंडिया में हारा है। मतलब लूज़र्स है, 4-4 ओडीआई मैच हार के आया है। कल लाहौर स्टेडियम पूरा क्राउडेड था। मतलब इतना क्राउड तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के पहला मैच देखने भी नहीं आया था। पिच बहुत ही फ्लैट था, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 317 था। तो हमें एक आइडिया लग गया था कि ये हाई स्कोरिंग मैच तो होने वाला है। लेकिन 352 ऑस्ट्रेलिया 48 ओवर में चेस कर देगा, ये शायद ही फर्स्ट इनिंग्स के बाद किसी ने समझा होगा। मतलब जो परफेक्ट चीज होता है ना, वो हुआ है। आप सोचो, इस टीम में पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, कैमरन ग्रीन नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है। तो क्या हुआ? फिर भी ऑस्ट्रेलिया पुल्ड ऑफ ए परफेक्ट चेज। देखो, बड़े बड़े चेज तो हमने बहुत देखा है ना, लेकिन परफेक्ट चेज वो होता है, एक होता है देखो 10 ओवर में, लास्ट के 10 ओवर में 120 130 चाहिए था, कोई बड़ा हिटर खड़ा हो गया, उसने मार दिया और चेज हो गया। और एक होता है कि शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट कभी कंट्रोल के बाहर गया ही नहीं है। एक ऐसा टाइम आने नहीं दिया जहां पे लगे कि नहीं यार, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत बढ़ गया है। हर एक मोमेंट में करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट चेक में था। ना कोई एंकरिंग के बहाने डॉट बॉल्स खेल रहा है, ना कोई रिस्की शॉट खेल रहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेला है। बहुत ही स्मूथ, प्लेन और सिंपल रनचेस था। मतलब बहुत ही परफेक्ट रनचेस था। अगर आप देखो, शुरू में भी रिक्वायर्ड रन रेट 7 था और वो कभी 9 के ऊपर गया ही नहीं। इस मैच के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें करने हैं, लेकिन फेज वॉश जाएंगे तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड वो एक ऐसा टीम है जो शायद पाकिस्तान के पिचेस पे ज्यादा अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन को ज्यादा सूट करते हैं, बॉल बैट पे ज्यादा आता है। और उनके पेसर्स को भी ऐसे पिचेस ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि उनको जो 145 प्लस वाले बॉलर ज्यादा है, तो बाउंस अच्छा खासा मिलता है। और इंग्लैंड के बैटिंग पे कुछ तो माइनर फॉल्ट था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्यों स्टीव स्मिथ इतना अतरंगी कैप्टन है, मतलब बहुत सारी चीज स्टीव स्मिथ ने किया है कल के मैच पे भी, उस हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो फिल स्ट्रास आता है ओपनिंग करने, एक फ्लिक शॉट खेलता है मिडॉन पे, एलेक्स करी के बेहतरीन कैच था, मतलब अनबिलीवेबल कैच था। फिर जेमिस स्मिथ फिर से फुल लेंथ का बॉल, फिर मिडल पे कैच आउट। 43 फॉर 2 इंग्लैंड, लगा इधर से फंस जाएगा, लेकिन 11 से 30th ओवर, वो जो बीच में 20 ओवर था, वो बहुत ही मैच्योर तरीके से इंग्लैंड ने बैटिंग किया है। अगर इंडिया में आपने 3 ओडीआई देखा होगा, उधर क्या हुआ था, पावर प्ले की बाद ही बड़े शॉट खेलने गए थे और विकेट जा रहे थे, कभी कोई मैच्योर शॉट खेला ही नहीं किसी ने। कल दोनों ही बैट्समैन, जो रूट से तो आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन बेन डकेट वो भी क्रिकेटिंग शॉट से खेल रहा था, कोई हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट नहीं खेला है। तो वो 11 तो 30th ओवर, वो फेज इंग्लैंड ने बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। इन दोनों के बीच एक 158 रन का पार्टनरशिप होता है। 31st ओवर में जो रूट एडम जंपा को स्वीप करते हुए एलबीडब्ल्यू हो गया। अगर आप नेकेड आई से देखो तो देख के लगा शायद बॉल पिच हुआ है लेग स्टंप की इधर, और वो गूगली था, तो शायद जो को लगा कि गिर के बॉल लेग स्टंप को नहीं लगेगा, बाहर ही जाएगा, तो उसने उस लेंथ को पिक कर लिया स्वीप के लिए। अंपायर कॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया, 78 बॉल पे 68। टिपिकल जोरोड इनिंग्स। अब इधर एक चीज देखो कि इंग्लैंड का स्कोर 30 ओवर के बाद था 200 फॉर 2। यूजुअली ओडीआई क्रिकेट में ये कहा जाता है, जितना रन अपने 30 ओवर में बनाए, अगले 20 ओवर पे वो रन डबल होना चाहिए, अगर आपके पास विकेट बचा है तो, जो इंग्लैंड के पास बचा था। मतलब अगर इंग्लैंड इधर से एक नॉर्मल टी20 गेम भी खेलता, तो 120 बॉल पे 170 180 तो बना ही सकते थे। इंग्लैंड के हर एक बैट्समैन का ओडीआई स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर है। शायद ही कोई और टीम के पास इतने सारे प्लेयर्स होंगे जिनका ओडीआई में स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर है। ठीक है, तो आराम से बन जाना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से इधर इंग्लैंड से गलती हुआ है। ये जो 10 ओवर है ना, 31st से लेके 40 ओवर्स, जहां पे एक फील्डर अंदर भी होता है, एक्स्ट्रा फील्डर अंदर अंदर होता है, उधर इंग्लैंड ने सिर्फ 68 रन बनाए, 60 बॉल पे 68। उधर इंग्लैंड ने बिल्कुल ही रिस्क नहीं लिया जहां पे लेना चाहिए था। उधर इंग्लैंड मैच पे थोड़ा सा इधर उधर ही हार गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैरी ब्रूक एटलीस्ट पहले पाकिस्तान में रन बनाता था, कल फ्लैट पिच पे भी उनसे रन नहीं बना, और इस फ्लैट पिच पे भी स्पिन के अगेंस्ट आउट हो गया।
मतलब बॉल हाथ से छूटने से पहले कूद गया था, जेम्पा ने ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लेग स्पिन था, गिर के और भी दूर गया, और एलेक्स करी का और एक बेहतरीन कैच। बेन डकेट क्या शानदार बैटिंग की है, अनबिलीवेबल मैच्योर नॉक खेले। मतलब कल पेसर के शॉर्ट बॉल को बैकफुट पे जाके स्ट्रेट मार रहा था, स्पिनर्स के अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल किए। अगर आपने इंडिया में देखा होगा, बेन डकेट शायद टेस्ट में हो, टी20 में हो, ओडीआई में हो, बहुत ज्यादा रिवर्स स्वीप खेलता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स को हाथ से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप जेम्पा और मैक्सवेल को हाथ से पढ़ सकते हो। आप एक बार सोचो, कल बेन डकेट का फर्स्ट रिवर्स स्वीप कब आया? सेंचुरी मारने के बाद, जब वो 103 रन पे था, बेन डकेट ने कल के मैच में फर्स्ट रिवर्स स्वीप मारा है। आप सोच सकते हो क्या बेन डकेट 20-30 रन पे रिवर्स स्वीप निकाल देता है, जब अक्षर पटेल जडेजा आता है, वरुण चक्रवर्ती जाता है बॉलिंग डालने। 103 रन के बाद फर्स्ट रिवर्स स्वीप आया, पूरे इनिंग्स पे सिर्फ 2 रिवर्स स्वीप खेला है बेन डकेट ने। 143 बॉल पे 165, ब्रिलियंट नॉक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेन डकेट का। 2016 पे डेब्यू हुआ था उसका, फिर ड्रॉप हो गया। फिर 2017-18 वाले एशेस पे उसका सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन एक पब में दारू पी के कुछ कर दिया उसने, वो सस्पेंड हो गया। फिर 6 साल टीम के आसपास उसका नाम नहीं था, 6 साल। 2016 में ड्रॉप हुआ, 2022 तक उसका नाम आसपास नहीं था। फिर ब्रेंडन मैकुलम कोच बना, ब्रेंडन मैकुलम ने वापस बुलाया, वो रॉरी बर्न्स इन सबको बाहर करके। अगर ब्रेंडन मैकुलम नहीं हो तो शायद ही बेन डकेट, और कोई कोच होता तो बेन डकेट को कोई और वापस नहीं बुलाता। अभी तीनों फॉर्मेट में इतना अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर टेस्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईएस्ट रन गेटर है वर्ल्ड का, है ना। स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छे है, ओडीआई में एवरेज 50+। टी20 में विल जैक्स को बाहर कर दिया उसने प्लेइंग 11 से, अब तो स्क्वाड में भी नहीं है विल जैक्स। मतलब तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा फॉर्म लेके आ रहे हैं। स्पेशली कल का इनिंग्स बहुत ही मैच्योर तरीके से बेन डकेट ने अकेले हैंडल किया। लेकिन वर्ल्ड के बेस्ट पावर हिटर, इनकंसिस्टेंसी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, लियाम लिविंगस्टन। आप इनकंसिस्टेंसी कहते हो, मुझे लिविंगस्टन ही सुनाई देता है। उसने इस फ्लैट पिच पे 17 बॉल पे 14 बनाए, 17 बॉल पे 14। वो जो एक्स्ट्रा कुशन चाहिए था ना 20-25 रन का, उसने पूरा खराब कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर 31 से 40 ओवर में भी इंग्लैंड स्लो था, जहां पे 68 रन बनाए, लेकिन लास्ट के 10 ओवर में अगर बटलर, लियाम लिविंगस्टन थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता, फिर भी 20-25 रन एक्स्ट्रा बना सकते थे। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन फिर से बैट घुमा के आउट हो गया। स्टीव स्मिथ क्या कैप्टेंसी करता है। आप सोचो, डेथ पे 40 से लेके 41 से लेके 50 ओवर्स, उन 10 ओवर में 4 ओवर किसने डाला है? मर्नस लाबुशेन। लाबुशेन जो एक पार्ट टाइमर से, उसने 4 ओवर डेथ पे डाला है, जबकि स्पेंसर जॉनसन का 3 ओवर बचा था। मैथ्यू शॉर्ट को पूरे मैच में 1 ओवर दिया, जो मतलब फुल्ली फ्लैश ऑलराउंडर है, पूरे मैच में उसको 1 ओवर मिला है। और डेथ पे 4 ओवर लाबुशेन डाल रहे हैं। लाबुशेन ने सिर्फ अच्छा बॉलिंग नहीं किया है, 2 विकेट भी लिया है। एक स्लोअर वन आधे पिच का बॉल पे बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू कर दिया, उधर 10-12 रन बचा लिया। फिर ब्राइडन कर्स को कॉटन बोल्ड, बहुत ही अच्छा कैच था। ब्राइडन कर्स भी बाय द वे अच्छा खासा पावर हिटिंग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा खासा रन बचाया है। अगर डेथ पे 4 ओवर डालते हुए एक पार्ट टाइमर 34 रन देके 2 विकेट लेता है ना, ही हैज डन हिज जॉब ब्रिलियंटली। इससे बेटर मतलब कोई भी रेगुलर बॉलर भी डेथ पिच से, इतने फ्लैट पिच पे 4 ओवर पे 40 रन तो देता ही देता। जहां पे लाबुशेन सिर्फ 34 रन दिए, सिर्फ 34 रन। एक ओवर पे मार खाया, वो लास्ट ओवर था 50th ओवर, जहां पे आर्चर ने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, वो भी इसलिए क्योंकि उस ओवर पे एक कैच मैक्सवेल ने छोड़ दिया था। इंग्लैंड 351 स्कोर करता है, जो मेरे हिसाब से 20-25 रन कम था इस पिच पे। और जिस तरीके से स्टार्टिंग इंग्लैंड को मिला था, जो प्लेटफॉर्म बेस मिला था, ज्यादा रन होना चाहिए था। अब ऑस्ट्रेलिया जब चेस करने आता है, जोफ्रा आर्चर दूसरे ओवर में एक बॉल डालता है ट्रेविस हेड को, जो सीम हो गया, थोड़ा सा बाहर मूव हुआ। ट्रेविस हेड एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे मारने गया था, बॉल गिर के थोड़ा रुक के आया, बैट पहले आ गया था और कॉटन बोल्ड। उसके बाद स्टीव स्मिथ मार्कुट के शॉट ऑफ द गुड लेग बॉल पे बॉडी के दूर दूर स्लाइस करने गया, स्लिप पे कैच आउट। 27 फॉर 2 क्रिस में होता है मैथ्यू शॉट और लाबुशेन। मैथ्यू शॉट का जो बैटिंग टेक्निक है ना, अभी रिसेंटली बीजीटी में डेब्यू हुआ था ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर, ऑलमोस्ट मुझे मतलब जेरोक्स कॉपी लगा है दोनों का बैटिंग टेक्निक।
मतलब जिस तरीके से बॉल के बाउंस पे चढ़ के कवर ड्राइव करता है, खड़े खड़े कवर ड्राइव कर देता है वेस्ट हेड की बॉल को, झुकता है ही नहीं। मैथ्यू शॉर्ट शॉर्ट बॉल्स को बहुत अच्छा खेलता है। लाबुशेन दूसरे एंड पे ज्यादातर लाबुशेन एंकरिंग का काम करते हैं, वो स्लो ही खेलते हैं, ओडीआई पे भी स्लो खेलते हैं। लेकिन कल उसने एंकरिंग के नाम पे बॉल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। 45 बॉल पे 47 बनाए 104 के स्ट्राइक रेट से, जो लाबुशेन के हिसाब से बहुत अच्छा नॉक था। बहुत ही क्लीन पार्टनरशिप हुआ है। एक ऐसा मोमेंट नहीं था जब भी लगातार विकेट गिरा, ऐसा नहीं विकेट गिरने के बाद रन रेट ड्रॉप हो गया। रन रेट विकेट रन रेट हमेशा ऑलमोस्ट सेम था। आदिल रशीद आता है, एक फुलर लेंथ का बॉल डालता है, बहुत ही स्लो बॉल था 70 किलोमीटर पर आवर। लाबुशेन सीधा शॉर्ट कवर के हाथ पे मारता है। अब इधर दो चीजें, अगर बॉल में थोड़ा स्पीड होता तो शायद वो शॉट थोड़ा फील्डर के लेफ्ट से जा जाता। और अगर बटलर, शायद वो फील्डर था, अगर बटलर 30 यार्ड के सर्कल पे खड़ा होता ना, थोड़ा पीछे खड़ा होता कवर के, जो यूजुअल कवर का पॉइंट होता है, कवर पॉइंट पे खड़ा होता, तो शायद वो एलिवेशन मिल गया था, वो बॉल चौका हो जाता। क्योंकि बटलर शॉर्ट कवर में खड़ा था, वो कैच हाथ पे आया है। उधर बटलर को फुल क्रेडिट्स मिल रहा जहां पे उसने फील्ड रखा था। ठीक है। फिर लियाम लिविंगस्टन के शायद 23rd ओवर था, उस ओवर पे मैथ्यू शॉट कॉटन बोर्ड हो जाता है। 67 बॉल पे 63 बना के बहुत ही अच्छा नॉक था मैथ्यू शॉट का। कल मंजेकर ने एक बहुत अच्छा बात किया कि लियाम लिविंगस्टन इस टीम पे एज ए बैट्समैन नहीं है, वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं। बॉलर हु कैन बैट समटाइम्स, है ना, क्योंकि लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल देता है। अब 23rd ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 136 फॉर 4, और लगा था उस मोमेंट में इंग्लैंड मैच पे बहुत आगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो बैटिंग डेप्थ नहीं है इस प्लेइंग 11 में। अगर इधर से एक और दो विकेट मिल जाता तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच से पूरे तरीके से बाहर था। क्रीज पे थे एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश। एलेक्स कैरी अभी अभी श्रीलंका में सेंचुरी मार के आया है, जॉश इंग्लिश अभी अभी डेब्यू पे टेस्ट में सेंचुरी मार के आया है श्रीलंका में। दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट कैरेक्टर है। जॉश इंग्लिश वो बैकफुट पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत जल्दी अपना बॉडी वेट ट्रांसफर करता है बैकफुट पे। फिर बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, स्पेशली स्पिनर्स को कवर के एरिया पे बैकफुट पे जाके जो पंच करता है, आउटस्टैंडिंग। उसके पास ऑर्थोडॉक्स कवर ड्राइव, मतलब फ्रंट फुट ड्राइव वो बहुत कम करता है। एलेक्स कैरी बिल्कुल ऑपोजिट है। एलेक्स कैरी ऑफ साइड पे सिर्फ फ्रंट फुट पे ड्राइव करता है, और दोनों ने मिलकर शानदार बैटिंग किया है। मतलब एक ऐसा मोमेंट नहीं लगा कि जहां पे लगा कि चलो अभी एलेक्स कैरी कुछ अतरंगी ट्राई कर रहा है, या फिर जॉश इंग्लिश कुछ अतरंगी ट्राई कर रहा है। अतरंगी तब ट्राई किया था कुछ डिफरेंट शॉट्स जब ऑलमोस्ट चेस के पास पहुंच गया था ऑस्ट्रेलिया। बट आदिल रशीद क्या बॉलर है यार, मतलब बात करना तो बनता है। कल के मैच पे, पूरे मैच पे सिर्फ दो ही बॉलर्स का इकोनॉमी 6 के नीचे था। एक नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसका इकोनॉमी 5.1 था। बाकी हर एक बॉलर्स की इकोनॉमी कल के मैच पे 7, 8, 9। आदिल रशीद की इकोनॉमी सोचिए इस फ्लैट पिच पे, जहां पे स्पिन के लिए कुछ परचेस नहीं था, 4.7। मतलब सुनने में फेक लग रहा है कि आदिल रशीद ने इस पिच पे 10 ओवर में 4.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग डाला है। आउटस्टैंडिंग। सोचो पाकिस्तान के पिचेस पे राशिद खान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉलिंग डाला है, एक विकेट नहीं मिला राशिद को, एक विकेट। और इकोनॉमी भी कुछ 5 के ऊपर ही था राशिद का। सेंटर का इकोनॉमी भी 6 के ऊपर था पाकिस्तान की पिचेस पे। जेम्पा का भी 6 के ऊपर था। आदिल रशीद 4.7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करके चला गया, और 38 ओवर में आके एलेक्स कैरी को आउट भी कर दिया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने एक इजी कैच छोड़ दिया, इजी कैच छोड़ दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोफ्रा आर्चर मुझे आजकल पता नहीं क्यों इरिटेटिंग लगने लगा है। आई रियली डोंट नो। मतलब एक बार तो वो इंसिडेंट हुआ था आईपीएल में कि फेक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ गया था, फुल्ली फिट बोल के, 2 मैच खेला फिर से इंजर्ड हो गया। हर एक 2 महीने बाद वो इंजर्ड रहता है, जब देखो तब मार खाता है। पेस पहले जैसा नहीं है, ना शार्पनेस है, मतलब कुछ भी नहीं है। एक कैच छोड़ के आप पहले क्या करते हो? रूल बुक के हिसाब से कैच छोड़ने के बाद, मतलब अगर आप बाउंड्री पे कैच छोड़ रहे हो, पहले आप बॉल को थ्रो करते हो कीपर के एंड या फिर बॉलिंग एंड पे। उसने क्या किया, वो पहले झुक के अपना मुंह कवर करके शोक मना रहा है, दुख में है कि कैच छोड़ दिया। बॉल थ्रो नहीं कर रहा है, बैट्समैन दौड़ के रन भाग रहा है, 2 रन भाग लिया, 1 रन की जगह 2 रन भाग लिया। 30 सेकंड शोक मनाने के बाद उसने बॉल थ्रो किया।
और ऐसा क्रूशियल मोमेंट में इतना इजी कैच छोड़ना, अगर उधर एलेक्स केरी आउट हो जाता, ग्लेन मैक्सवेल का कुछ भरोसा नहीं है, वो आउट भी हो सकता था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग डेप्थ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोफ्रा आर्चर इस टीम में है उसके पास्ट स्टेटस की वजह से, कि उसने पास्ट में क्या किया, इसलिए वो टीम में है। अगर मैं जोफ्रा आर्चर का जो लास्ट 5 इंटरनेशनल मैचेस है उसके स्टेट्स आपको बता दूं ना, आप खुद सोचोगे उसके स्टेट्स कितना खराब है, मतलब बहुत ज्यादा खराब है। लास्ट 5 इंटरनेशनल मैचेस पे, जिसमें एक ओडीआई 4 टी20 इंडिया के अगेंस्ट, एक ओडीआई में 5.57 का इकोनॉमी था, बाकी 4 टी20 में, एक बार सुन लो इकोनॉमी, 13.75, 9.25, 8.25, 15 की इकोनॉमी भी था। कल के मैच पे 10 ओवर पे 82, 8.2 की इकोनॉमी। अगर आर्चर इस साल आईपीएल में पूरे सीजन में अगर उसका इकोनॉमी 9.5 के नीचे हुआ ना आईपीएल खत्म होने के बाद, तो मैं आईपीएल के बाद हर एक वीडियो में इधर आर्चर लिखा के वीडियो बनाऊंगा, अगर 9.5 के नीचे उसका इकोनॉमी हुआ इस पूरे आईपीएल सीजन में। आर्चर का ड्रॉप होना बनता है कि 4 मैच के बीच में एक मैच में परफॉर्मेंस देता है आजकल। वो कैच छोड़ना बनता ही नहीं था। ब्राइडन कर्स आके 42nd ओवर पे एलेक्स कैरी को आउट करते हैं। एलेक्स कैरी बैकफुट पे जाके मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि मिड ऑफ मिडन दोनों अंदर था। कर्स ने उसको फॉलो किया, एक हार्ड लेंथ का बॉल जहां पे रूम नहीं मिला, उधर एलेक्स कैरी आउट हो जाता है। बहुत ही अच्छा बैटिंग की। 146 रन का पार्टनरशिप होता है कैरी और जॉश इंग्लिश के बीच, सिर्फ 116 बॉल पे। और अगर वो लास्ट का 2-3 ओवर छोड़ दो, उन्होंने ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया। एक मुझे याद था कैरी ने जो शॉट खेला था, स्कूप किया था, जो टॉप एज लगे छक्का हो गया था, चौका हो गया था शायद पीछे। बाकी कुछ रिस्की शॉट्स खेला भी नहीं दोनों ने। एक आर्चर के बॉल पे जॉश इंग्लिश ने रिवर्स स्वीप करते छक्का मारा था, स्कूप करते छक्का मारा था, वो भी बहुत बात का सीन है। 77 बॉल पे सेंचुरी मारा है जॉश इंग्लिश ने, और जिस तरीके से उसने वो सेंचुरी पूरा किया, जो पुल शॉट मारा, जो छक्का मारा, जो साउंड बैट से आया है, ब्रिलियंट शॉट, 120 नॉट आउट, 140 का स्ट्राइक रेट। और ऑस्ट्रेलिया की चीज देखो ना, जॉश इंग्लिश पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा कर रहा है। जितना मुझे याद आ रहा है कि टी20 इंटरनेशनल में उसका 2 सेंचुरी है, फिर भी उसको बाहर रखा जाता है। जो स्कॉट बोलैंड के साथ हमेशा होता है, जितना भी अच्छा कर ले वो बाहर ही रहता है। कभी कभी तो स्क्वाड का पार्ट भी नहीं होता स्कॉट बोलैंड। जॉश इंग्लिश का भी ऐसा ही है। वो इतना अच्छा टी20 में कर रहा था, फिर भी वो प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था। टी20 वर्ल्ड कप भी मैथ्यू वेट को खिलाया जा रहा था, जबकि मैथ्यू वेट के पास परफॉर्मेंस भी नहीं था। फाइनली जॉश इंग्लिश को हर एक जगह मौका मिल रहा है अब से, मतलब टेस्ट में तो अभी अभी डेब्यू हुआ है उसका, और बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमेशा से अच्छा बैट्समैन रहा है। थोड़ा लेट चांस मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, वो हमेशा होता है। बेहतरीन नॉक खेल के गए कल। कल तो ग्लेन मैक्सवेल अपने फ्रंट फुट को हटा के रूम बना के, जो मतलब थप्पड़ जैसा कुछ शॉट खेला, थप्पड़ जैसे मारता ना, पावर जनरेट करके ऐसा कुछ शॉट खेला है। 15 बॉल्स और भी बाकी था, 352 चेस कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, 5 विकेट हाथ में था। ब्रिलियंट, परफेक्ट चीज, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं मानता हूं कि बॉलिंग अटैक, पेस बॉलिंग यूनिट उनका, स्पिनर्स तो उनके हमेशा से ऐसा थे। एडम जंपाई उनका लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट पे काम को संभालता है, एस्टन अगर को ज्यादा मौका मिलता भी नहीं, ठीक है, एक एडम जंपाई है उनके पास, और ग्लेन मैक्सवेल आके थोड़ा बहुत बॉलिंग कर रहे थे। आजकल मैथ्यू शॉट है। पेस बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा वीक है, मतलब पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर बाकी टीम के पेस बॉलिंग यूनिट से भी कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पीछे है। लेकिन बैट्समैन वो सब गलतियों को कवर अप कर रहे रन बना के। हो सकता है फंस जाए ऑस्ट्रेलिया कभी इस बॉलिंग अटैक की वजह से, लेकिन मुश्किल होगा। मतलब वो कहते हैं ना ऑजी माइंडसेट, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया अलग ही खेलता है, अलग ही खेलते हैं। हालांकि मैं मानता हूं इंग्लैंड ने भी अच्छा क्रिकेट ही खेला है, थोड़ा बहुत अच्छा फील्डिंग हो सकता था, 2-3 डायरेक्टेड होता तो रन आउट के चांसेस भी बहुत बार बना था। थोड़ा बहुत अच्छा बाइडन कर्स भी थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकता था। पाकिस्तान की पिचेस उसको सूट करता है, जो हार्ड लेंथ का बॉल बाउंस पे डालता है। लेकिन कल बहुत ही खराब बॉलिंग की है आर्चर। मुझे तो पता नहीं लग रहा कि उस कौन से फॉर्म पे वो चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी इंग्लैंड मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जब तक मैचेस है, इंग्लैंड का कुछ भरोसा नहीं, वो अच्छा कर सकता है। उनके बैटिंग में वो दम है कि वो ऐसे फ्लैट पिचेस पे अच्छा बैटिंग कर सकता है। थोड़ा बहुत मिडिल ओवर्स पे आजकल अच्छा बैटिंग कर लेता, अगर बटलर और लियाम लिविंगस्टन थोड़ा बहुत अच्छा फिनिश कर लेता, तो शायद इंग्लैंड भी क्वालिफाई कर जाता।
और इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड फंस जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।